नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, सचिव साहित्य उन्नयन। आज के कार्यक्रम काव्य संवाद साहित्य उन्नयन के साथ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कार्यक्रम साधारण तौर पे या आप कह सकते हैं कि किसी रचनाकार के जीवन के उतार-चढ़ाव और उनके रचनाओं को सुनने और उनके जीवन से कुछ प्रेरणा पाने का ही एक ज़रिया है, एक माध्यम है। तो आज जो हमारे साथ यहाँ पे रचनाकार हैं, जो कलमकार हैं, वो वाक़ई कलम के इतने धनी हैं कि उनके बारे में कुछ बताना मेरे लिए शब्दों में तो अब बिल्कुल भी आसान नहीं है। और एक बात लेकिन मैं उनके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी नज़र में ना वो नारियल के समान हैं। वो क्यों? क्योंकि जैसे नारियल बाहर से बहुत कठोर और अंदर से इतना ही कोमल होता है, तो उसी प्रकार से आज के हमारे रचनाकार भी हैं, क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र है, वो उन्हें कठोर होने के लिए प्रेरणा देता है, वो माँग करता है। और वहीं जब वो कविता लिखते हैं या अपना कलम उठाते हैं, तो जो कोमलता की धार फूट पड़ती है, वो स्वतः ही ये मानने को विवश करती है हमें कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए आज मैं आपको मिलाती हूँ ऐसे ही एक अद्भुत कलम के धनी हमारे आज के रचनाकार आदरणीय श्री अजय कुलश्रेष्ठ अजय जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। और आज जी, आपको बहुत अपने सामने देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली हम लोग ऐसे सामने बैठे हैं और मैं इतना पीछे पढ़ कर के आपसे मैंने समय ले ही लिया और हम लोग आज यहाँ बात करेंगे। तो जी, सर बहुत धन्यवाद। पहले तो साहित्य उन्नयन परिवार को मैं अपना स्नेह आशीष दे दूं और स्मिता जी आप यशस्वी हों। मैं क्यों आपकी रचनाएं पढ़ता रहता हूँ, धीरे-धीरे जब देखा कि मेरे परिवार के सदस्य जब इतने आगे जा रहे हैं तो मैं भी सोचने को विवश हो गया कि निश्चित ही स्मिता जी बिल्कुल सही लाइन पे हैं और बिल्कुल सही चीज़ सही लिख रही हैं। जो ये साहित्य की आवश्यकता थी वो पूर्ति हो रही है। जी, बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बस आपका आशीर्वाद बना रहे और गुरुजनों का आशीर्वाद जब सर पे रहता है तो स्वतः ही एक प्रेरणा मिलती है कि कुछ अच्छा किया जाए और बस उँगली थामे रहिए तो हम लोग भी ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। और आज आपके विषय में हमें बहुत कुछ जानने का मिलेगा, लेकिन मैं सबसे पहले अपने दर्शकों का भी स्वागत कर लेती हूँ। हमारे साथ हैं रेहान खालिक जी, नमस्कार कहते हैं और राजकुमार सेवक जी हैं, वो भी स्वागत और अभिनंदन कह रहे हैं। अतुल पाठक जी हैं और वो कह रहे हैं मैम आपका कार्यक्रम बहुत ज्ञानवर्धक है, मैं आपका नियमित श्रोता हूँ। आपको और अजय जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अतुल जी, राजकुमार सेवक जी, रेहान खालिक जी और भी बहुत सारे लोग हैं, तो कृपया आप लोग भी कमेंट करिए, तो हमें पता चल पाएगा कि आप कौन हैं और आपके विषय में भी यहाँ बातें हो पाएँगी। तो सर, आज आपसे बात करने का जब सौभाग्य मिल ही गया है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जो व्यस्ततम आपका जीवन शैली है, उसमें आपको समय कैसे मिल जाता है और आपने शुरुआत कहाँ से की कि आप लिखना शुरू करें? जी, स्मिता जी देखिए कविता का जो अंकुर है वो तो जितने यहाँ श्रोता बैठे हैं उन तीनों को नमन कर रहा हूँ जो भी उपस्थित हैं और जी। आपको ये अंकुर तो जन्मजात होता है। माँ वीणा पाणी की और ईश्वर की कृपा होती है और वो अंकुर अंकुर कब फल फूल जाए, कब किस रूप में आने लगे, ये धीरे-धीरे आता है। जो आपके साथ भी और मेरे साथ भी हुआ। मैं मूल रूप से जनपद फिरोजाबाद में एक कस्बा है सिरसागंज। मेरे पिता वहाँ अध्यापक थे, मैं उनका बेटा हूँ और बड़ा बेटा हूँ उनका। और कॉलेज में कवि सम्मेलन वगैरह होते थे और वाद-विवाद प्रतियोगिता और कविता प्रतियोगिता होती थी। तो शायद ये बहुत छोटा था, काका हाथरसी जी आए थे और अच्छा। नीरज जी वगैरह ही आया करते थे। तो मैं इन सबको काका हाथरसी जी ने एक कविता मैंने ऐसी तुकबंदी तब तुकबंदी हो पाती थी 6वीं 7वीं क्लास के बच्चे की। उन्होंने अपने हाथ से किताब इनाम में दी थी। वो बच्चे जो 10-11 जिन्होंने कविता पाठ किया था उनमें से एक मैं भी था। उन्होंने भी एक किताब मुझे दी थी काका की कचहरी। ये क्लास 6 अच्छा। में। वो कविता तो मुझे ये नहीं याद है, बस ये था कि एक थोड़ा-सा उसका दृष्टांत है कि एक श्रीमती नाम की लड़की की शादी एक लड़के से हो जाती है और बेचारा वो माताजी के आगे अपनी माँ के आगे श्रीमती लगा देता है। तो विडंबनाओं पे शुरू से ही ध्यान जाता था। माँ ने वो श्रीमती माताजी लिख दिया, उसने तो रखा बहू का नाम पहले लिख दिया और मेरा नाम बाद में लिखा है। स्वतः ही हास्य, हाँ। ये कविता का मूल रूप ये था। तो उसको बहुत सा आशीर्वाद मिला। उसके बाद मैं
धीरे धीरे लिखता रहा। और दिलचस्प घटना ये है कि हम लोग, हालांकि जातिवाद वगैरह तो मैं नहीं मानता, हम लोग काइस्ट स्कूल में पैदा हुए। हम लोग यहाँ बचपन में ये पैदा होते ही बच्चे के कान में ये भर दिया जाता है कि काइस्ट पढ़ा भला या मरा भला। ये पूरे भारत में, भारत से बाहर ये परिपाटी है जो हमारे बिरादरी के लोग हैं। इस बात को मैं भी समझ सकती हूँ। हाँ, हमने भी बचपन से बहुत सुना है। जी। कान में बस यही भरा जाएगा कि काइस्ट पढ़ा भला या मरा भला, और इसके अलावा दूसरी चीजें सुनाई जाती। अब मैं चुप तुकबंदी करता था। एक बार ये 9th 10th शायद बोर्ड के एग्जाम थे, कविता बहुत अच्छी थी, तो चूल्हा, तब लकड़ी का चूल्हा होता था। बाबूजी स्कूल गए थे, माँ जी किसी बात पे नाराज, उन्होंने जब देखा ये तो पढ़ने की कविता लिख रहा है, तुकबंदी कर रहा है, तो जली हुई लकड़ी मुझे याद है वो बुझी हुई पड़ी थी। उन्होंने हमें अच्छी तरह से सुनता था। मैं बता रहा हूँ कविता के लिए क्या क्या सहना पड़ा। अब जो कुछ हुआ, शाम को जब पिताजी स्कूल से आए तो माँ जी ने सबसे पहले हमारी उनसे कह दिया कि ये तो पढ़ता पढ़ता है नहीं, कविताएं करता रहता, फेल हो जाएगा, कैसे जीवन काटेगा, क्या बनेगा। अब हमको भी लगा कि पिताजी भी धुनेंगे, नहीं मानेंगे। अध्यापक वैसे कड़क थे, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। तो बोले क्या लिखा है, तो वो उन्होंने पलटा। तो मुझे शायद याद है वो रंग जी के पैटर्न पे मैं लिख रहा था। उस समय रंग जी को मैंने विद्यालय के कविता में बहुत जरा सा सुना था, मुझे बहुत ज्यादा उनका वो नहीं था, मैं कविता जानता ही नहीं था। लेकिन वो मुझे याद है, मेरे आंगन भीड़ जुटी, मैं किसको कितना प्यार करूं, उसी पैटर्न पे वो थी। और पिताजी ने उस समय कुछ नहीं कहा। वो मुझे लगता है मेरे लिए शायद कवि होने के लिए बहुत बड़ी टॉनिक थी, डोज थी एक मुझे। उन्होंने कहा तुमने लिखी है, मैंने कहा अब पिटने वाले, अब पिटने वाले। तो बड़ी मुश्किल से निकला कि हाँ। तो बोले ऐसा बेटा पढ़ाई कर लो, जब रोजी रोटी हो जाए तब तुम खूब लिखना पढ़ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो बात ध्यान। फिर वो कमीशन वगैरह की तैयारी करते रहे, एग्जाम्स की, और जो कुछ हुआ, नौकरी भी खुदा के फजल से ऐसी मिली। और आप तो उसको देख ही रही हैं जब से आई हो कि जी को टाइम मिला ना। हम लोगों की जॉब ऐसे है कि 24 घंटे हमें काम करना है। और जब आप मिडिल लेवल के ऑफिसर होते हैं तो बहुत ज्यादा आप पे प्रेशर रहता है, नीचे से भी ऊपर से भी। वो मेरे साथ था। तो जो भी टाइम मिलता था मैं लिखता रहता था। कभी कभी लोग फिर मंच पे बुलाने लगे धीरे धीरे, जब पता चलता था किसी क्षेत्र में पोस्टिंग पे, वो और झिझक खुली, बड़े लोगों का वो हुआ। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया मुझे रंग जी ने, बलबीर सिंह रंग जी की जो शैली थी, वो पता नहीं कैसे धीरे धीरे अंदर चढ़ती चली गई। हालांकि और लोगों को भी सुनता था, सभी लोग स्तुत्य हैं, सब पूजनीय हैं, लेकिन रंग जी का प्रभाव ज्यादा पड़ा। और पहली किताब बहुत पहले लिख गया था, लेकिन छप गई वो 2010 में, पथपीड़ा। हाँ। जी हाँ, मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी ना, तो मैं अपने दर्शकों को बताते चलूं कि आज जो कलमकार, जो रचनाकार हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, वो पुलिस विभाग में हैं। तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज वो पुलिस की तरह नहीं है, आज वो एक रचनाकार की तरह है। तो आज वो कठोर स्वरूप के साथ नहीं, आज वो कोमल स्वरूप के साथ यहाँ बैठेंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए और इसको लाइक कमेंट के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि भाई आपने भी सुना होगा कि पुलिस वालों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बुरी होती है। तो बस आ जाइए, अब तो मैं बाइक हुक और बाइक रुक कुछ भी करवा सकती हूँ यहाँ। तो सर, चूंकि आपके बारे में बात चल रही थी, तो आज मैंने अपने दर्शकों को भी यही आश्वस्त किया, तो आज हमें कोमल वाला स्वरूप देखने को मिलेगा। तो मैं आपके यहाँ पे चुनिंदा पुस्तकों के नाम जब पढ़ रही थी ना, तो कुछ नाम मुझे स्वतः ही एकदम आकर्षित करते चले गए। सबसे पहले जो आपका संग्रह आया था, वो आपने बताया ना कि क्या नाम था उसका, एक मिनट में कुछ कंफ्यूज। जी, पथपीड़ा। जी, अरे वाह, आपके पास भी है, वाह। जी, और बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 2010 में आया था। इसके बारे में कुछ बताते चलिए हमारे दर्शकों को, अगर हो सके तो कोई रचना इसमें से पढ़ के। मैं जरूर। दरअसल ये समाज की जो विद्रूपताएं थी, विडंबनाएं थी, जो जिससे मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता था। और उसमें पथपीड़ा में नारी प्रधान, सारी रचनाएं नारी प्रधान हैं। और मैं ये देखता था जैसे घर परिवार में, गांव में, पड़ोस में कुछ एक ऐसी चीज है जो नारी अपने उस समय कह नहीं पाती थी। और मथुरा जाने का मौका मिला था, बांके बिहारी जी के मंदिर के पास।
11-12 साल की उम्र में। तो वहां जो विधवा स्त्रियां थीं जिस तरह से वहां एक चीज खटकी थी, वो फिर मैंने इसमें कविता के रूप में डाली थी। आज मैं यहीं से शुरू करता हूं। जी जी, स्वागत है आपका। तो पहले तो मैं 4 पंक्तियां निवेदित कर दूं अपने स्वभाव के बारे में कि छोटे तबके से हूं साहब, कहने का सलीका नहीं आता। छोटे तबके से हूं साहब, कहने का सलीका नहीं आता। दर्द मचले तो बहुत, पर रोने का तरीका नहीं आता। छोटे तबके से साहब, कहने का सलीका नहीं आता। दर्द मचले तो बहुत, पर रोने का तरीका नहीं आता। पगडंडियों पर पांव रगड़े हैं किस कदर, शहर तुझ तक आने को वो छालों का दर्द, वो चुभन साहब फूल नहीं पाता। छोटे तबके से हूं साहब, कहने का सलीका नहीं आता। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्रारंभिक शानदार सर। और मैं तो खैर आपके शब्दों की कायल हूँ ही पूरी तरह से। तो आज हमारे दर्शक जो शायद कुछ लोग उनमें से पहली बार आपको सुन रहे होंगे, देखिए एक कमेंट है, संजू पांडे मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, अभिनंदन कह रही हैं, राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं पथ पीड़ा का कवर पृष्ठ ही बहुत आकर्षक है, अंदर भी निश्चित रूप से अद्भुत ही होगा और होगा, निश्चित रूप से होगा। तो सर आपकी तो एक एक रचनाएं बहुत ही मार्मिक होती हैं, जो आपने समाज में वाकई जो कुरूपताएं देखी हैं उसको शब्दों में कैसे ढाल सकते हैं। तो एक कवि मन ही उससे आहत होकर के शब्दों में पिरो सकता है, इस बात को मैं कह सकती हूँ यहाँ पे। तो आपके जब रचनाओं की जिक्र कर रहे थे और एक और पुस्तक मेरे सामने आई, ऊंट की ओट, ये नाम ही अपने आप में ना इतना अजीब लगा मुझे, ऊंट की ओट। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? इसमें चूंकि पुलिस के जीवन, इसमें एक मैं प्रारंभिक नौकरी में था, तो एक घटना स्थल पर मैं गया था जहाँ, और वो हत्या का घटना स्थल था। वहां पर जो वास्तविक स्थिति थी उसमें हत्यारे कोई और थे, मकान की मुकदमेबाजी थी, जमीन की मुकदमे थी। तो जो जिसके घर का हलाक हुआ था, आदमी मर गया था, वो पीछे पड़े थे दूसरे लोगों को नामजद कराने के लिए, और उन्होंने एफआईआर उन्हीं के नाम कराई थी, असली हत्यारों को छोड़ के दूसरों के नाम। तो एक बुजुर्ग वहां बैठे थे, उन्होंने एक दृष्टांत छोटा सा कहा था। वो दृष्टांत मेरे दिमाग में उरेतता रहा, और वो एक कविता के रूप में, ऊंट के चालान के रूप में वो कविता बनी। और ऊंट के चालान कविता उस समय 80 के दशक में, और उससे बहुत फेमस होती चली गई। मंच में जाता था तो लोग मुझे ऊंट का चालान ही सुनने के लिए कहते थे। अच्छा। इस तरह की जो चीजें आने लगी, फिर मैंने उसको एक व्यंग और कविताओं का एक पूरा संग्रह बन गया। अभी ये प्रलेख प्रकाशन आदरणीय अशोक चक्रधर जी के पिताजी का है, आदरणीय प्रगल्भ जी का। तो उन परिवार से उन लोगों को संपर्क हुआ, उनकी इच्छा हुई कि हमारे इससे ये चीज छपनी चाहिए। जितेंद्र पात्रो जी उसके सर्वे सर्वा। जी जी। तो उन्होंने ये मुझे पूरा दबाव दे के, मतलब पुलिस वाले दूसरे को दबाव दे, तो उन्होंने मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया कि मुझे चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए। और मैं जितेंद्र पात्रो जी का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ कि पूरे कोरोना काल में उन्होंने मुझसे ये काम करा लिया, कि पूरा संकलित पांडुलिपि देके। और किताब अभी लखनऊ वो आए थे वहां पे, तो प्रलेख प्रकाशन के उस पर ये इसका विमोचन उन्होंने लोकार्पण लखनऊ में करा दिया। मुझे बुला लिया सरप्राइज देके कि आप आइए साहब, जरा आपसे काम है। तो मैं समझा शायद किताब के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, वहां उन्होंने सीधा सीधा लोकार्पण करा दिया। अरे वाह, ये तो सरप्राइज है, बहुत प्लीजेंट सरप्राइज कहेंगे इसको। ये पेंटिंग वगैरह सब ये उन्होंने जितेंद्र जी ने अपने स्तर से कराई है। अब बेचारे आजकल वहां बॉम्बे में कोरोना से पीड़ित हैं, तो उनसे भी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर उनको बिल्कुल जल्दी ठीक करे। बहुत नेक आदमी है वो, इसके प्रलेख प्रकाशन में मैं उनके कुछ कार्यक्रम मैं देखती रहती हूँ, और मुझे भी जानकर के बहुत दुख हुआ कि वो भी इस चपेट में आ गए। भगवान करे जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो। तो सर आज ऊंट की ओट से कुछ हो जाए। जी जी। तो मैं सबसे पहले
ऊंट के चालान से ही शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मेरे विभाग से रिलेटेड, और आप भी चूंकि इस विभाग से रिलेटेड तो भाई हम लोगों से तो नहीं रिलेटेड, हमारे परिवार के सदस्य हाँ जी। जंगल राज में पुलिस वालों से भी माफी मांगूंगा और पूरे कानूनवेत्ताओं सबसे माफी मांगते हुए, जंगल राज में धोखे से ऊंट का चालान बकरे की जगह हो गया। जंगल राज में धोखे से ऊंट का चालान बकरे की जगह हो गया, कानून के चलते ऊंट बेमेल फंस गया। जंगल राज में धोखे से ऊंट का चालान बकरे की जगह हो गया, कानून के चलते ऊंट बेमेल फंस गया और बिन सवाल के जवाब बन जेल में ठुस गया। बिन सवाल का जवाब बन जेल में ठुस गया। और प्रक्रिया की क्या कहें, प्रक्रिया की क्या कहें, ऊंट चिल्लाता रहा, बलबलाता रहा, मैं ऊंट हूं साहब, मैं ऊंट हूं। प्रक्रिया की क्या कहें, प्रक्रिया की क्या कहें, ऊंट चिल्लाता रहा, बलबलाता रहा, मैं ऊंट हूं साहब, मैं ऊंट हूं। पर किसी ने उसकी सुनी नहीं, पर किसी ने उसकी सुनी नहीं। मुकदमा साल दर साल चलता रहा, सुनवाई के आगे उसकी चली नहीं, बात तारीखों से ज्यादा बढ़ी। सुनवाई के आगे उसकी चली नहीं, बात तारीखों से ज्यादा बढ़ी नहीं। पेश होते होते ऊंट झटक कर बकरे तक आ गया, पेश होते होते ऊंट झटक कर बकरे तक आ गया। निजाम का इकबाल बखूबी बुलंद रहा, हाकिम का हुक्म सिर माथे रहा। विडंबना की क्या कहें, विडंबना की क्या कहें, इस बीच असली बकरा भी उम्र पाकर मर गया। ऊंट हक्का बक्का रह गया, बकरा बनकर भी जेल में सड़ गया। जंगल राज में धोखे से ऊंट का चालान बकरे की जगह हो गया। जंगल राज में धोखे से ऊंट का चालान बकरे की जगह हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी ऊंट के ओट की पूरी जड़, जिससे ये पूरी किताब बननी आगे चल के। बहुत ही और वाकई इन विडंबनाओं को, इन बातों को एक पुलिस विभाग में रहकर ही कोई समझ भी सकता है, और उसके बाद वो हिम्मत कहाँ से लेके आते हैं सर इस तरह से लिखने की। ये आपको बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और देखिए जो हमारे साथ लोग हैं, शशि भूषण संज्ञा जी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश से हैं। अजय जी को होली की शुभकामनाएं और पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कह रहे हैं। वसंत कोष्टी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सविता सिंह सूर्यवंशी जी हैं, हाँ सादर अभिनंदन कह रही हैं। नीलम दुबे जी हैं, कहती हैं प्रभावित शीर्षक ऊंट की ओट। और RSD चातक जी कहते हैं जंगल राज में यही अपेक्षा है कुलशेष जी, इसमें आश्चर्य क्या। सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, स्वागत है अजय सर, शानदार भाव कहते हैं। और सभी लोग आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और सब लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं। तो सर सही बात है कि देखिए समाज जो है किसी एक व्यक्ति या किसी एक सोच से नहीं बनता है। जब हर तरह के विचार के लोग आगे बढ़ते हैं, और अच्छे बुरे तो देखिए हर जगह हैं, मैं यहाँ RSD चातक जी को भी यही कहूंगी, तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन कुछ बदलने की और उस पर कम से कम बात करने की इच्छा और ये हिम्मत सब में होनी चाहिए। तो सर वही काम कर रहे हैं जो बहुत बहुत प्रेरणाप्रद है हम सभी के लिए। तो सर आपकी इतनी सारी पुस्तकें आ चुकी हैं, एक गजल संग्रह भी है, ये अभी प्रकाशित हो चुका है या होने वाला है? अभी होने वाला है। इसमें गजल और नज्म का संग्रह है जी। ये अलग आने आएगा जल्दी। गजल नज्म मेरा अंदाज करके है किताब। अरे वाह जी, तैयार है। तो बिल्कुल, और अगर गजल की बात चलेगी और गजल हम सुनेंगे नहीं तो कार्यक्रम भी कुछ अधूरा रह जाएगा और बात भी कुछ अधूरी सी रह जाएगी। तो गजल तो हम जरूर सुनेंगे सर आपसे। तो जी जरूर जरूर। और इसमें मैं सबसे पहले बीच में जो मेरे दर्शक श्रोता हैं, मेरा जो हौसला अफजाई कर रहे हैं, साहित्य उन्नयन परिवार से जुड़े, मैं उनको सभी को नमन कर दूं और मंगल आशीष, होली की भी शुभकामनाएं। मेरे लिए अपना समय निकाल करके वो आए हैं। हाँ, देखिए राजकुमार सेवक जी भी कह रहे हैं कि ऊंट बकरे तक आ गया, बहुत सुंदर व्यंग्यात्मक प्रस्तुति। और डॉक्टर अरुणा पाठक जी हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई हैं
और सुधीर श्रीवास्तव जी भी स्वागत कह रहे हैं। संजू पांडे मिश्रा जी कह रही हैं बहुत ही रोचक। सविता सिंह सूर्यवंशी जी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, वो भी कह रही हैं। तो लोग सुन रहे हैं बहुत प्यार से आपको सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो आपको एक मैं शेर बहुत पुराना है, मेरे छात्र जीवन का, बीएससी फाइनल में था तब ये शेर लिखा था। तो स्मिता जी, आपको, श्रोताओं को, जितने कवि कलमकार और हमारे जितने यहाँ पत्रकार बंधु और जो भी साहित्य से विभूतियां जुड़ी हैं, सभी के लिए मैं एक शेर, एक लाइन है, जरा 2 पंक्तियां निवेदित कर दूं। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। जी जी, नदी के बहाव रोके नहीं मोड़े जाते हैं, नदी के बहाव रोके नहीं मोड़े जाते हैं, और रोक पाएगा उन्हें कौन जिन्हें हुनर आते हैं, रोक पाएगा उन्हें कौन जिन्हें हुनर आते हैं। ये आप लोगों के लिए निवेदित है, एक कवि की भाव है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और एक नज्म, गजल से पहले एक नज्म मैं दूंगा। इस नज्म ने बहुत प्रभावित किया मुझे भी, मेरे श्रोताओं को, मेरे चाहने वालों को भी, और मैं भी अभी भी हिल जाता हूं जब इसको पढ़ता हूं। ये मैं उरई में पोस्टेड था, तो वहां आदरणीय मशरिकी साहब, बख्तियार मशरिकी साहब, बहुत अच्छे शायर हुए हैं उर्दू अदब के, उनके घर बैठे थे जी। उन्होंने एक समस्या दी थी जी। उस समस्या पूर्ति में सारे शायर बैठे थे, कश्फी वगैरह काफी लोग थे, अब तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन कौन थे। ये नज्म वहीं बैठे बैठे लिख गई। और गजल से पहले मैं एक नज्म, ये आपको कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। जी जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। कि मेरे घर की दीवारें फफक पड़ी, मुझे देखकर मैं भी रोया अपने बिके घर को देखकर। मेरे घर की दीवारें फफक पड़ी, मुझे देखकर मैं भी रोया अपने बिके घर को देखकर। और कोठरी जिसमें बंद हो जाता था छिपकर, कोठरी जिसमें बंद हो जाता था छिपकर, चला गया है उसमें कोई ताला डालकर। कोठरी जिसमें बंद हो जाता था छिपकर, चला गया है उसमें कोई ताला डालकर। वह जो कमरा टपकता था रह रहकर, वह जो कमरा टपकता था बरसात में रह रहकर, कोई नाजनीन सो रही है उसमें पैर पसार कर, कोई नाजनीन सो रही है उसमें पैर पसार कर। और मिट्टी की गुल्लक जिसमें डाले थे सिक्के चुन चुन कर, न जाने किस झरोखे में खो गई है फटक कर, न जाने किस झरोखे में खो गई है फटक कर। और वैसे मेरे लिए यह बात कोई नई नहीं है मुख्तसर, अपने ही वतन में हूं मैं आज अजनबी से बदतर, अपने ही वतन में हूं मैं आज अजनबी से बदतर। और क्यों चला आया मैं यहाँ रास्ता भटक कर, क्यों चला आया मैं यहाँ रास्ता भटक कर। कम वक्त ये गली खींच लाई अपनी बाह पसार कर, कम वक्त ये गली खींच लाई अपनी बाह पसार कर। और मुझसे ही कोई कह रहा है क्यों आ गए इस पहर, मुझसे ही कोई कह रहा है क्यों आ गए इस पहर। शायद मेरी मरहूम माँ का आंचल बुला लाया फैल कर, शायद मेरी मरहूम माँ का आंचल बुला लाया फैल कर। और गली वही मोहल्ला वही बदला है नक्शा भी नहीं, गली वही मोहल्ला वही बदला है नक्शा भी नहीं। दर वही जगह वही बस अब नहीं है तो मेरा घर, बस अब नहीं है तो मेरा घर। मेरे घर की दीवारें फपक पड़ी मुझे देखकर, मैं भी रोया अपने बिके घर को देखकर, मैं भी रोया अपने बिके घर को देखकर। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मार्मिक को भावुक करने वाली रचना। मुझे लगता है ना कि आज के परिवेश में ये जो सामाजिक दौर हमारा जो चल रहा है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस एक पीड़ा से, इस एक दुख से कहीं ना कहीं आहत है। तो ये आपकी पंक्तियां आपकी ही नहीं, ये सभी को के दिल का हाल बयां करती हैं, इस बात को मैं यहाँ कह सकती हूँ। और वाकई मुझे भी कहीं अंदर तक, बहुत अंदर तक छू गई ये बातें। ये तकलीफ बहुत बड़ी तकलीफ होती है।
और हम लड़कियों के जीवन में तो होती ही है कि कब हमारा घर मायका बन जाता है, जिस घर को हम बचपन से कहते चले आते हैं कि हमारा घर सहेलियों को लेके आए या किसी को हमारा घर कहते हैं, अचानक जो है शादी के बाद वो घर नहीं, उसको कहा जाता है अच्छा मायके जा रही हो, फिर ये नहीं कोई कहता है घर जा रही हो। तो सारी बिल्कुल बातें सही। हैं, कहीं ठीक है, सामाजिक संरचना है और उसको स्वीकार करके चलना पड़ता है। जी। आ, और जी 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 जी। हाँ, मैं चूंकि मुझे लग रहा है कि कभी-कभी थोड़ी नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आ जा रही है शायद मेरी तरफ से। नहीं, अभी तो तो अच्छा रहा है, अच्छा रहा है, जी हाँ, अभी तो अच्छा। तो राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं पहली पंक्ति ने ही हमें भावुक कर दिया, बहुत ही मार्मिक भावों से युक्त नज्म। वाक़ई जो मैंने कहा था वही देखिए, वही शब्दों को दोहरा रहे हैं राजकुमार सेवक जी। बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अपने आप में बहुत ही प्रेरणाप्रद उनका व्यक्तित्व है। तो सर, हम लोग अब चूँकि इतने भावुक हो ही चुके हैं और इतनी सारी बातें, तो आपके जीवन में देखिए बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए होंगे क्योंकि आपका कार्यक्षेत्र ऐसा रहा जिसमें चैलेंजेस बहुत होंगे। तो कोई एक ऐसा संस्मरण जो आप अपने दर्शकों को भी आज यहाँ बताना चाहें, कुछ साझा करना चाहें? जी जरूर 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 जरूर। एक मैं सर्किल ऑफिसर था एक जगह, जी। और हम लोगों का तहसील दिवस, थाना दिवस होते हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ। हालांकि घटनाएं तो कई थी, ये घटना ने मुझे कुछ ज्यादा झकझोरा था, और ये बहुत ज्यादा पुरानी घटना भी नहीं है, 8-10 साल पुरानी है। तहसील दिवस में एक महिला आती है कि साहब हमारा निर्णय कर दो, मतलब निर्णय कर दो। अच्छा। मैं और एसडीएम साहब थे, श्रीवास्तव साहब, और उस दिन शायद डीएम और एसपी को भी आना था। अब वो अचानक जोर से कहती हुई आई, ध्यान गया, चपरासियों ने उसे रोका, नहीं पर्ची बनवा ली, ये बनवा ली। खैर एसडीएम साहब भले थे, उन्होंने कहा नहीं आने दो आने दो। और पीछे से एक बुजुर्ग आदमी लाठी के सहारे, और एक बच्चा 12 साल का लड़का अपनी गोदी में अपनी बहन को लिए, नहीं, बहन का हाथ पकड़े, और औरत की गोदी में नहीं, और एक बच्चा वो बहन का हाथ पकड़े था और बच्चे को गोदी में लिए था। बुजुर्ग थे उसके पीछे, और उसके पीछे एक यंग हट्टा कट्टा उसके पीछे आया। तो सारा जितने वहां कई डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं सारे चुप, क्या हुआ क्या। चाहे एसडीएम साहब ने बुलाया, तहसीलदार साहब भी थे, उन्होंने कहा आओ इधर आ जाओ। और डीएम को चुकाना था तो लिया कि पहले से इसे टैकल कर लो, नहीं होगा। आप लोग क्या करते थे, अमूमन जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा आपने क्या देखा इतनी देर तक। वो घटना का संक्षिप्त में कहूं, वो औरत करी मेरा निर्णय कर दो। तो जो हुआ, जब मैं जो पुलिस यूनिफॉर्म वगैरह था, तो मैंने कहा नहीं भाई तुम बताओ क्या बात है। कि साहब जो मोर नावार आदमी है, मतलब वहां की लोकल भाषा में, ये मेरा नया वाला आदमी है और ये मोरा ससुर है। तब कुछ समझ में नहीं आया, तब तक वो बच्चा जो था उसकी आंख से आंसू से थे। बबलू नाम था। नाम भी याद है आपको? जी। तो मैंने कहा तुम आओ आगे, पुलिस साइकोलॉजी तेज हो जाती है। मैंने बेटा तुम आओ, तुम बताओ क्या कहना चाह रहे हो। तो बोले साहब ये मेरी माई है, मेरा बाप मर गया है, ये मैं हूं, ये मेरी छुटकिया है, और ये पपुआ गोदी में है। माई ने दूसरा आदमी कर लिया है, और ये आदमी हम बच्चों को रखने को तैयार नहीं अपने साथ। जी, ये आदमी, ये हम लोगों के साथ, तो मैं और छुटकिया तो बाबा के साथ रहने को तैयार है, लेकिन ये छुटका को ले ले। तो हम लोगों ने ये कहा कि अरे भाई बच्चों को भी तुम रख लो, जैसा था कि भाई इनको क्या दिक्कत है, कहा। और रोटी कौन बनाता, बोले साहब ये छुटकिया बेल देती है और मैं सेक लेता हूं, बाबा मदद कर देता है। इसी बीच में बातचीत हो रही थी, मां जो है उस छोटे वाले को अपनी गोदी में ले लेती है
और वो जो आदमी है वो उससे कहती है तो तेरा ही बेटा है, तो वो आदमी उस छोटे वाले को ले लेता है, उन दोनों को, उस छुटकिया को और उसको बबलू को छोड़ देते हैं। बच्चे बाहर चले जाते हैं, वो लोग सब चले जाते हैं। सुबह सुबह खबर मिलती है कि स्टेशन के आगे एक लड़का, 11-12 साल का, एक बच्ची 4-5 साल की कट गए हैं। बस कहानी यही है। ना कानून कुछ कर पाया, जी न शासन प्रशासन कुछ कर पाया, न कुछ कर पाया। सर, ये सारी विडंबनाएं तो लगी ही रहती हैं जीवन में। और मैं थोड़ा सा बीच में मिस कर गई क्योंकि थोड़ा मुझे मेरी तरफ से कुछ नेटवर्क की कुछ समस्या है और बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ और नेटवर्क चला गया। क्या मेरी आवाज आ रही है अब तक? आ रही जी। तो जो बबलू की घटना है और जो बबलू और उसकी छुटकिया जो रेलवे ट्रैक पे मिले सुबह, उनकी डेड बॉडी, तो ये कहानी मैंने पूरी लिखी है और गूंगी पीर कहानी संग्रह आएगा, उसमें ये है और आज भी विचलित करती है। और मैं समझता हूँ वहां उस क्षेत्र में काफी लोग कई दिनों तक ये कहानी विचलित करती रही। जी बिल्कुल, और विचलित करने वाली कहानी है भी अपने आप में। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसे बहुत सारे संवेदनशील चरित्र और चित्रण आपके सामने आते रहे होंगे जिससे कवि मन आहत होता रहा होगा। तो सर जी, तो ये सारी बातें तो देखिए, आज जो दर्शक हैं, संगीता चौबे पंखुड़ी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपकी बहुत जुड़ी हुई हैं, आपकी तारीफ कर रही हैं बहुत ज्यादा। राजकुमार सेवक जी भी हैं हमारे साथ में। सर, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम बाद में ले लेती हूँ। तो सर, चूंकि हम लोग बात कर रहे थे आपके संस्मरण की, तो संस्मरण में तो वाकई एक पुलिस विभाग से, और वो भी कवित हृदय, तो वो जो देखेगा वो लिखेगा ही लिखेगा। तो आपकी कहानी संग्रह का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि अगर वो आपकी किसी भी पुस्तक को पढ़ना चाहें तो वो कैसे और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? एक तो ये तो ऊंट की और तो प्रलेख प्रकाशन है बॉम्बे के, मैं इसे सार्वजनिक कर दूंगा अपनी उस पे फेसबुक पे। ये प्रलेख प्रकाशन है बॉम्बे के, तो ये वहां से उपलब्ध है। मेरे पास भी जो लेखक और कवि का जो आती है किताबें, वो अभी आ नहीं पाई है शायद कोरोना की वजह से, क्यों जितेंद्र जी खुद कोरोना में पीड़ित हैं। और अगर नहीं उपलब्ध है तो मुझे मेरे नंबर पे आपको बता दें तो उपलब्ध करा दूंगा। और ये पथपीड़ा जो है, ये अभी पुनर्मुद्रण में, ये पहले जितनी छपी थी 1500 छपी थी शायद, वो सब खत्म हो गई हैं। इसका पुनर्मुद्रण अभी आ जाएगा अगले महीने तक, मई में आ जाएगा, अप्रैल निकल जाएगा, मई में आ जाएगा। तो ये मुझे उपलब्ध कराना है तो मैं उनको पब्लिशर को बता दूं, वो भिजवा देंगे। और कहीं से नहीं तो मैं तो उपलब्ध कराऊंगा ही, कहीं से भी बिल्कुल कराऊंगा। जी, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, सविता सिंह सूर्यवंशी जी भी कहती हैं कि सर आपने सबको भावुक कर दिया। देखिए, भावुक कर दिया। एक सत्य घटना जब इस तरह की सामने आती है, देखिए हम लोग जो आम जन है ना, उन लोगों के सामने ये सी बातें वाकई आ नहीं पाती हैं, लेकिन जब आती हैं तो बहुत दिनों तक, क्या पूरी उम्र, पूरा जीवन हमें वो कहीं ना कहीं सताती रहती हैं। तो सर उस रास्ते से होकर के गुजरे हैं, तो भावना है तो वो कभी ना कभी आगे आती ही है। तो सर, बहुत सारे और भी आपके जीवन में संस्मरण होंगे। जब आप सीबीआई में थे, वो समय कैसा रहा उस समय? सीबीआई का देखिए, मैं बेसिकली तो यूपी पुलिस से डीएसपी था, सीबीआई में डेपुटेशन पे रहा। और मेरी टीम में भैया रूपेश भी रहे, मतलब हम लोग सब एक टीम के सदस्य रहे, एक ग्रुप के सदस्य रहे हैं। और चैलेंजेस मैं आज भी कहूंगा कि भाई नमक हलाली करनी है सीबीआई की। सीबीआई अभी भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहां प्रश्नवाचक चिन्ह चाहे भले ही लोग कह दें आसानी से, वहां संभावना न के बराबर है। ईमानदारी है काम के प्रति। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी रहा और वो जो भी रहा, वहां संभावना है बाजे जैसे लोगों के पैदा होने की।
हमारे यहाँ सीबीआई में ये संभावना नहीं है कि बाजे या इस तरह के जो उत्तर प्रदेश में कुछ कांड हुए हैं लोगों के, इस तरह के लोग हमारे यहाँ पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कई लेयर्स में उसका फिल्टरेशन होता है। आसान नहीं है किसी को इधर से उधर कर देना। दूध का दूध और पानी का पानी हमारे यहाँ सीबीआई में है, और मुझे गर्व है कि मुझे उस विभाग में सेवा करने का मौका मिला, गौरवान्वित हूं। आज भी कोई भी एजेंसी हो, माननीय उच्चतम न्यायालय और कोई भी हो, प्रयास करते हैं कि सीबीआई से ही इसका इन्वेस्टिगेशन हो। ये पूरे एक विभाग की छवि जो कई सालों में धीरे धीरे बनती हुई आज इस स्थिति तक आई है। और आईपीएस हो या पीपीएस हो, हर एक का ये चार्म रहता है कि मैं सीबीआई में काम करने का मौका मिले। ये सबसे बड़ी बात है हम लोगों के यहाँ। और मैं दर्शकों को बता दूं कि या तो ये हम लोग कवि और जो श्रोता हैं ये लोग बचे हैं मानवतावादी, या हमारे यहाँ सीबीआई बची है। स्टेट पुलिस पर मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा, लेकिन वहां कुछ लोगों की वजह से ये दिक्कतें आई हैं और फेस मैंने भी की हैं। राजनीतिक दबाव हैं, स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन विचलित नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पर। ये चीजें आती हैं, आती रहेंगी, समय के साथ बदलता रहे। बिल्कुल जी सही, बिल्कुल तो सही बात है। और विचलित होने का कार्य भी नहीं है। थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया है। मैं इसको बाद में देख लूंगी, सुन लूंगी जी। संगीता चौबे पंखुड़ी जी जुड़ी हुई हैं। गार्गी राय जी कहती हैं, कर्म के प्रति निष्ठावान होना अपने आप में गौरव की बात है। जी हाँ, और सर उसके जीते जागते उदाहरण हैं आज हमारे सामने। तो हम उनसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो सर, आपकी एक अच्छी सी रचना हो जाए। जय हिंद बोल रही है सविता सिंह सूर्यवंशी जी। जी सर भाई, नमन कर आज मेरी तरफ से ना थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। अभी जी सर, नमन करता हूं, उनके सभी के चरणों में नमन। माँ जो वाणी, माँ वीणा पाणी की पुत्रियां हैं, सब मेरे लिए सभी जो है नमन के योग्य हैं। मैं चार पंक्तियों की कुछ बातें कह दूं, फिर मैं गजल पे आता हूँ जी। कि लेन देन की रिवायत, जी लेन देन की रिवायत लाचार बाप को कितना बेगैरत। लेन देन की रिवायत, लेन देन की रिवायत लाचार बाप को कितना बेगैरत करती है। सुनो, जी एक जी सर, जी जी लेन देन की रिवायत, जी सर। वो आगे बेवाला। देखिए, आज इतना कंफ्यूजन हो गया है मुझे ना, क्योंकि कई बार तो मेरा नेटवर्क खराब हो जा रहा है, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरा खराब है या सर का थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। मतलब इतना कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं आगे क्या बोलूं, एकदम ब्लैंक सा हो जाता है। तो आप सभी लोग बने रहिए और के माध्यम से हमें बताते भी रहिए कि क्या जो मुझे दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है आपको। 5 बजे तक आ जाए। बेटा 10-15 मिनट में आ जाओ तुम। हाँ 15 मिनट में आ जाओ। ठीक भैया, लग रहा है कि सर का कोई फोन आ गया था या कोई फोन आ गया था या कोई बात। बीच में एक ऐसा फोन, लोगों को नहीं पता, इसी को फोन कर दिया उन्होंने। मैं क्षमा मांगूंगा। अरे नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं, रश्मि जी को जाना है कहीं, तो वो आया, ड्राइवर ने फोन कर दिया था। मैं जी ठीक है सर। अच्छा ठीक है सर। जी
ये मेरी लेन देन आवाज की क्यों रिवायत, रिपीट हो रही है? मेरी आवाज क्यों रिपीट हो रही लगी? आपकी सही आ रही है, मेरी आ रही है? जी जी। लेन देन की रिवायत लाचार बाप को कितना बेगैरत करती है, बेटी के घर के सामने से चुपचाप निकल जाने को मजबूर करती है। लेन देन की रिवायत लाचार बाप को कितना बेगैरत करती है, बेटी के घर के सामने से चुपचाप निकल जाने को मजबूर करती है। और हुजूर, ये बस्ती मजबूरों की है, यहाँ खुशी के ठाके और रोने के दर्द महसूस नहीं होते, कर्ज में दबे रहते हैं इतने कि जीने के भी अब यहाँ एहसास नहीं होते। ये बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। और देखिए हमारे साथ यहाँ पे सूर्या जी हैं, जय हिंद सर बोल रहे हैं, जय हिंद सर बोल रहे हैं। 4 पंक्तियां और निवेदित कर दूं। तो पतपीड़ा की है, इस किताब की है। जी जी। वह जलते चूल्हे की लकड़ी थी, बदसूरत समझकर ठुकरा दिया। वह जलते चूल्हे की लकड़ी थी, बदसूरत समझकर ठुकरा दी। औरत का इसमें दोष था क्या, किसी बच्चे की वह माँ भी थी। वह जलते चूल्हे की लकड़ी थी, बदसूरत समझकर ठुकरा दी। औरत का इसमें दोष था क्या, किसी बच्चे की वह माँ भी थी। उम्र थी उसकी छोटेपन की, बाबुल की दुलारी बिटिया थी। ब्याह के आई उस घर से ससुराल में वही बहुरिया थी। बच्चों ने अम्मा कहकर के हल्का रूप दिया उसको। घर आंगन भी सिमट कर ना जाने कब स्वर्ग सिधार गई। ना बुज़दिल थी ना कायर थी, ना बुज़दिल थी ना कायर थी, ना ही कोई रणबांकुरी थी। अरे घुटकर मर गई पहचान बिना वो हिंद में जन्मी नारी थी। वह जलते चूल्हे की लकड़ी थी, बदसूरत समझकर ठुकरा दी। औरत का इसमें दोष था क्या, किसी बच्चे की वह माँ थी। ये नारी शक्ति के लिए समर्पित है। कड़वा सच है, जिसे लिखने की मैंने हिम्मत की, और ये आज भी एक सच्चाई है। सर आपकी एक ही रचना ना लेबल करके चली जा रही है। और बस देखिए हमारे साथ जो लोग, अच्छा मैं ना आवाज रिपीट क्यों जी, ये आप ईयरफोन अगर लगा लेते तो मैं ईयरफोन लगाया था शायद। ईयरफोन लगा। अच्छा नहीं रहने दीजिए, परेशान ना होइए। आ रही आवाज? जी चलिए मैं कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ। और ये हमारे साथ हैं राजकुमार सेवक जी, और कहते हैं कि बहुत आकर्षक व्यक्तित्व है बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी कुलश्रेष्ठ जी का, और नेट आज इनका भी परेशान कर रहा है मेरी तरह। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी देर से जुड़े हैं लेकिन दुरुस्त जुड़ गए हैं। दोनों लोगों को नमस्कार कह रहे हैं जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। प्रवीण पांड्या जी हैं, नाइस वर्क कह रहे हैं। संगीता चौबे पंखुड़ी जी हैं, बहुत वाह, बहुत खूब कह रही हैं आपकी रचनाओं को। और राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं आह ओह दर्द साक्षात आपके अल्फाजों में उतर गया है, क्या मार्मिक चित्रण है। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी भी कहते हैं कि बहुत मार्मिक रचना। जी हाँ, आप जैसे किसी दूसरी दुनिया में जिस हम लोग आधुनिकता में आज के समय में जी रहे हैं, या फिर सिर्फ हंसी खुशी का माहौल दिखता रहता है, उसमें फिर ऐसा चित्रण, ऐसी बातें, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसा वर्ग है, कैसा है, जिसके सामने कितने सारे चैलेंजेस होते हैं। तो उन्हीं बातों को आपने अपने से उकेरा है, उतारा है, वो बेहतरीन है। बहुत तारीफ कर लें उसकी एकदम है, लेकिन तारीफ से ज्यादा जी। एक गजल और मैं पढ़ देता हूँ, ताजा गजल है, कुछ दिन पहले की है। जी। मुझे नहीं पता
वह कहाँ चला गया। मुझे नहीं पता वह कहाँ चला गया, था दिल के बहुत करीब फिर भी चला गया। मुझे नहीं पता वह कहाँ चला गया, था दिल के बहुत करीब फिर भी चला गया। वक्त था स्याह पैरों में दम न था, वक्त था स्याह पैरों में दम न था, मगर रास्ता बियाबाने में दिखाता चला गया, मगर रास्ता बियाबाने में दिखाता चला गया। और अपनी जुस्तजू से उसे आगाह क्या किया, अपनी जुस्तजू से उसे आगाह क्या किया, कनखी से हंसता मुस्कुराता चला गया, कनखियों से हंसता मुस्कुराता चला गया। और टूटा था अंदर से कभी किसी से बिछड़कर, टूटा था अंदर से कभी किसी से बिछड़कर, बचाने मर्तबा मेरा दे दिलाशा चला गया, बचाने मर्तबा मेरा दे दिलाशा चला गया। और संग दिलों के इस शहर में जज्बात नहीं होते, संग दिलों के इस शहर में जज्बात नहीं होते, दे के खून इंसानियत बचा कर चला गया, दे के खून इंसानियत बचा कर चला गया। और अजय तन्हाइयों की किस्सा गोई कहेगा अब कौन, अजय तन्हाइयों की किस्सा गोई अब कहेगा अब कौन। जीना था उसे और मगर वो पहले चला गया, जीना था उसे और मगर वो पहले चला गया। मुझे नहीं पता वह कहाँ चला गया, था दिल के बहुत करीब फिर भी चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात मुझे तवज्जो देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपको हमारी इन संवेदनाओं को जगाने के लिए। हमें तो पता भी नहीं था कि ये पंक्तियां और ये अल्फाज और ये भावनाएं हमारे अंदर किस तरह से छुपी हुई थी। और देखिए रुपेश कुमार श्रीवास्तव भी कहते हैं बहुत मार्मिक रचना और बहुत ही मार्मिक पंक्तियां। सविता सिंह सूर्यवंशी जी कह रही हैं, गार्गी राय जी भी कहती हैं मर्म को शब्दों में पिरोया है। जी हाँ, पूरी तरह से। एक लाइन मुझे भी याद आ रही है नहीं सिर्फ एक लाइन है कि उसने सुन रखा था कि जाने के बाद कोई बुरा नहीं कहता, शायद इसीलिए वो चला गया एक तारीफ की चाह में। तो बस कहते हैं कि हाँ चला गया, बातें रहती हैं। तो लगता है वेदना के जी हाँ, वेदना बन करके। और एक और कमेंट है मैं उसको जरूर पढ़ूंगी, तो फिर मेरे घर में लड़ाई हो जाएगी। रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी का है, वो कहते हैं कि संग दिलों के शहर में जज्बे नहीं होते, आज का यथार्थ बहुत खूब सर। बातें और आपकी बातें भैया बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का स्नेह है। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बातें करना। तो बस अब क्या कह रहे हैं जी सिमटा जी कुछ कह रही थी, जी कहिए। जी मैं बस यही कह रही थी कि अब चूंकि समय काफी हो गया है, थोड़ी देर डिस्टर्ब कर रही है। बस तो ये अंत में सबको यही कहूंगा, किसी दिन और रूबरू होंगे नोएडा, वहां पे कार्यक्रम रख लेंगे जो हम सब लोग बैठेंगे और कवि गोष्ठी कर लेंगे वहां पे नोएडा आकर के सब लोग किसी बार के दिमाग करते हैं जी। आज और जितने लोग जुड़े हैं इस पटल से मेरा पुनः उनको नमन, और जो उन्होंने सहृदयता मेरे प्रति और मेरे प्रति जो स्नेह दिखाया उसका मैं ऋणी रहूंगा। इसमंता जी आपको पुनः आशीर्वाद, अगर नहीं तो यहाँ तक नहीं आती, और निश्चित ही मैं चाहूंगा बहुत जल्दी यश तो प्राप्त करेंगे और जल्दी आप फेमस हो जाएं, बहुत जल्दी। सर ऐसी कोई इच्छा है नहीं। आप सभी को नमन करता हूँ और साहित्य उद्यान के लिए
मैंने छंद भेजी दिया था, वो सबको बता दिया। मैं चाहूंगा कि ये और उत्तर उन्नयन इसका होता रहे और मैं इससे जुड़ा रहूं, ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को पुनः। एक हास्य की डिमांड आई है सर। तो जी हास्य के लिए हाँ, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी सुना दीजिए सर। बहुत दिन से हास्य, चलिए अभी होली का अवसर था तो इस पे एक हास्य रचना मैं सुनाई देता हूँ, क्योंकि सब ज्यादा गंभीर हो गई थी। कि मनावे होली दिवर संग भाभी जी घर पर, मनावे होली दिवर संग भाभी जी घर पर, मौसम की ताड़ में अंगिया की आड़ में, मस्त पिचकारी सी रंग से लबालब भाभी जी घर पर। भाभी जी घर पर लीड है कान में, नैन है स्क्रीन पर, प्रेम में डूबकर बिटवा को सुलाए कर, छत पर सटक कर भाभी जी घर पर जुटी पड़ी कहकर लाला संबोधन कर, दिवरा के मोबाइल पर प्रेम का इजहार कर, रंग रस घोल कर भाभी जी घर पर। फागुन बैरी भवा अंग हिचकोल रहा, तार सब सितार के ढीले पड़े बढ़ौना के, हो जाए तनी गुफ्तगू मोबाइल से हटकर, अंगन का स्पर्श हो अंगन से टकराए कर, देवर संग मनावे होली सब कुछ छोड़कर भाभी जी घर पर। ये होली का हास्य व्यंग्य है, अलग मेरी विधा से हटकर है जी। कभी कभी मूड आ जाता तो लिख जाती है पंक्तियां। ये जो है अभी तक की जितनी भी रचनाएं रही, अलग हट करके आपकी एक चरण कर गई। तो हर मायने व्यक्तित्व से, अपनी रचनाओं से। और आज आपको सुनना हमें बहुत अच्छा लगा। और देखिए राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं कि आपने बहुत प्रभावित किया है आज हम सभी को। और फिर वो लिखते हैं, स्मिता जी आपका भी धन्यवाद, ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व का साक्षात करवाया आपने। और रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी क्या बात है सर, ऐसा बोल रहे हैं। कभी तो रुपेश में भी कविता कभी तो जो है स्मिता में था, तो स्मिता आज यहाँ है, और कभी बैठा रुपेश के अंदर भी। मैं भी देखता हूँ, ये भी कभी लिख लेते हैं, अपनी इनकी चिटबंदी हो जाती है कभी कोई चुपचाप। अब लेकिन वही समय नहीं मिल पाता, काम ऐसा रहता है, जॉब इतना ज्यादा टाइट काम रहता है, ओवरलोडेड रहते हैं। कभी तो उनके अंदर भी है, तो मेरा उनको बिल्कुल भविष्य के लेखक और कवि आने वाले हैं रुपेश श्रीवास्तव, ये निश्चित जान लो। सविता जी के साथ साथ रश्मि जी तो हमारे साथ बात कुछ नहीं, हम लोग ये पहले जुड़ गए सब एक दूसरे, ये पूरा परिवार हम लोगों का है। और सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा जी नमस्कार, मुझे एक दूसरे कार्यक्रम में भी जाना जी। नमस्कार। ठीक है सर, ठीक। देखिए सर को तो कहीं जाना था तो वो चले गए, अब बच गई स्मिता श्रीवास्तव जी। तो स्मिता श्रीवास्तव कुछ अरे राजकुमार सेवक जी, आप एक्चुअली क्या मेरी आवाज रिपीट हो रही थी और बहुत अब नहीं आ रही दिक्कत है, तो अपनी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए। आप सभी लोगों का साथ आज इतना अच्छा रहा। अब सर को तो कहीं जाना था, वो चले गए अपनी बातें कह करके। तो अंत में एक रचना मैं आप लोगों को सुनाती हूँ और बस वहीं पे हम लोग यहाँ से आज के कार्यक्रम में विदा ले लेंगे। सर का आभार ज्ञापन करने का भी, उनको धन्यवाद कहने का भी मुझे मौका नहीं मिला, तो मैं उनको पर्सनली हमारे मंच की तरफ से, आप सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उनको बोल दूंगी। तो एक रचना है, सुनिए, एक गजल है, क्योंकि गजल का दौर चल रहा था तो मैंने भी एक निकाल के रखा है, सुनिएगा। जिंदगी में सबको प्यार मिले, जिंदगी में सबको प्यार मिले, ये जरूरी तो नहीं सबको मनचाहा यार मिले, ये जरूरी तो नहीं। जिंदगी में सबको प्यार मिले, ये जरूरी तो नहीं सबको मनचाहा यार मिले, ये जरूरी तो नहीं। चाहता कौन है बिसात गम की बिछाना, चाहता कौन है बिसात गम की बिछाना, सबको सौगाते आह्लाद मिले, ये जरूरी तो नहीं। माना सच के सिवा आईना कुछ भी कहता नहीं, माना सच के सिवा आईना कुछ भी कहता नहीं, सबको आवे आईना मिले, ये जरूरी तो नहीं। कटीली राहों ने खूब आजमाया है,
कटीली राहों ने हमें खूब आजमाया है, सबको राहे गुल ही मिले ये ज़रूरी तो नहीं, एक झलक के लिए तरसी है उम्र भर ये नज़र, एक झलक के लिए तरसी है उम्र भर ये नज़र, सबको दीदारे यार मिले ये ज़रूरी तो नहीं, यादें ही यादें हैं अब भी मेरे ज़हनो जिगर, यादें ही यादें हैं अब भी मेरे ज़हनो जिगर, सबको नाकाफ़ी याददाश्त मिले ये ज़रूरी तो नहीं, सबको नाकाफ़ी याददाश्त मिले ये ज़रूरी तो नहीं। अंत में मक्ता का शेर, जला है जिस्म कड़क धूप में अक्सर स्मित, जला है जिस्म कड़क धूप में अक्सर स्मित, सबको सजर साया मिले ये ज़रूरी तो नहीं, सजर साया पेड़ों की छाँव, सबको सजर साया मिले ये ज़रूरी तो नहीं। तो जीवन में बहुत कुछ मिलता है और जो नहीं मिलता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मिले ही मिले, जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने पथ पे सदैव अग्रसर रहना चाहिए और सफ़र को खूबसूरत और खुशनुमा बनाए रखने का हमेशा प्रयास रखना चाहिए। तो चलिए आप लोगों की से बातें करना और आज सर के साथ यहाँ पे कुछ समय निकला, बहुत अच्छा लगा। सविता सिंह सूर्यवंशी जी, आपने सर को जय हिंद सर बोला। जी आपको भी जय हिंद। कुछ नेट की समस्या है, जी हाँ, कुछ तो नेटवर्क की प्रॉब्लम लगी रहती है और मेरे घर में तो वाईफाई लगा है, बावजूद उसके अभी मैं इसको मोबाइल हॉटस्पॉट से चला रही हूँ क्योंकि वाईफाई बंद हो गया है। अब ठीक आ रही है आवाज़? जी दादा, अब ठीक आ रही है, लेकिन प्रोग्राम खत्म हो रहे को समय हो गया है तब ठीक आ रही है। बहुत खूबसूरत गज़ल, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। दादा आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। संगीता चौबे पंखुड़ी जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज का सफ़र कैसा रहा, कैसा लगा आप लोगों को? और हमारे जो रचनाकार यहाँ पे आते हैं, अपनी बातें बताते हैं और ये कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगता है? आप अपने कमेंट के माध्यम से, अपने मैसेज के माध्यम से हमें बताते रहिए, तो हम उसमें उत्तरोत्तर उसमें कुछ विकास, कुछ संशोधन जैसा आप चाहेंगे वैसा करते रहेंगे। आपके सुझाव आमंत्रित हैं और साहित्य उन्नयन से आप क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्यक्रम आप उम्मीद करते हैं, इस विषय में भी कुछ बताते रहिए। अगर आपके पास कुछ और योजना है, कुछ और विचार हैं, तो उसे भी आप साझा कीजिए। हम लोग मिल करके कुछ एक समाज को बदलने का एक बेहतर कुछ कार्य कर सकते हैं। तो आप सभी का उसके लिए भी बहुत-बहुत स्वागत है। बस साहित्य उन्नयन के साथ यूं ही बने रहिए, हम समय-समय पे नए-नए कार्यक्रम लेकर के आते हैं और जो मैंने अभी कहा कि आप सभी का स्वागत है, कुछ नए विचारों के साथ कुछ नए कार्यक्रम के आगाज कर सकते हैं हम लोग। बस इन्हीं सारी बातों के साथ, इन्हीं सारी विचारों के साथ में मैं स्मिता श्रीवास्तव आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे संपन्न करने की घोषणा करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।